हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा है और उसका जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेबस के बारे में डिटेल से इसमें चर्चा करूँगा। पूरे जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके से सिलेबस को आपको देखना है और अपनी तैयारी को कैसे करना है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी ये सिद्ध होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पिछला जो सिलेबस था वह पूरा चेंज है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, गणित है, दो चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। इंग्लिश पहले होती थी और इंग्लिश के ऑप्शन में संस्कृत होता था, तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब यहाँ पूरा 100 नंबर का पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 100 नंबर का पेपर। और उसमें किस तरीके से विषय पूछे जाएंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं फटाफट। तो हिंदी आपको यहाँ 15 नंबर की आएगी, हिंदी 15 नंबर की। इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे 20 नंबर की, यहाँ पर मैथ 30 नंबर की आपसे साइंस, और 20 नंबर का यहाँ जीएस का पोर्शन यानी सोशल साइंस जो है वह आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह। और ये टोटल जो है 100 नंबर का यहाँ पर हो गया है। तो सबसे पहली बात, पेपर आपका 100 नंबर का होना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है, ये आपका परसेंटाइल मेथड पर आपका ये होगा। जिस शिफ्ट में आपने दिया है उस शिफ्ट से आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा और उसी परसेंटाइल के आधार पर ही आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अभी ये वीडियो हम पूरा सिलेबस के ऊपर बना रहे हैं, तो अभी सिलेबस को देख लेते हैं। पहला जो विषय है वह हिंदी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आने हैं। टोटल 20 यूनिट हैं, 20 इकाई हैं जो पेपर में पूछी जानी है। सारे विषय को मिलाकर 20 इकाइयाँ यहाँ तैयार की गई हैं। तो देखिए हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। तो हिंदी में पहली का यहाँ आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश, यानी आपको एक पैसेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं यहाँ पर। अपठित पद्यांश यानी एक गद्य और एक पद, ठीक है। दो चीज़ यहाँ से पूछी जाएंगी आपसे। इनमें से कुछ ही पूछा जा सकता है, हो सकता है एक ही चीज़ यहाँ पूछी जाए, ठीक है। तो पहली यूनिट जो है उसमें सिर्फ गद्य और पद्य दो चीज़ें दी हुई हैं। दूसरी जो इकाई है इसमें जो सामान्य हिंदी भाषा में जो पूछा जाता है, जैसे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हो गए हैं, वर्तनी से संबंधित प्रश्न हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, अपव्यय, अव्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी जो आमतौर पर सभी जो कंपटीशन उसमें पूछा जाता है वही हिंदी जैसे वही सारी चीज़ यहाँ पर पूछी जाएंगी आपसे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण अलग अलग, अव्यय, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें यहाँ दूसरी इकाई में रखी गई हैं। और तीसरी जो इकाई है उसमें वाक्य संरचना यानी वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना। तो तीसरा जो यूनिट है यह पूरा वाक्य के ऊपर आधारित है और इसी के साथ इसमें मुहावरे, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारी चीज़ यहाँ पर जोड़ दी गई हैं। तो 3 यूनिट हैं और ज़्यादातर जो बच्चे हैं पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उन लोगों हिंदी को उन लोगों ने इतना पढ़ के रखा है, हिंदी में ज़्यादा यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो 15 नंबर हैं ये आपके लिए सभी के लिए ठीक है, सभी ने हिंदी की तैयारी पहले से ही कर रखी है। अब देखेंगे दूसरा जो विषय है इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी यहाँ कर दिया गया है, सभी के लिए है। तो ये सभी के लिए थोड़ा टेंशन वाला कुछ लोगों के लिए है कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ इसमें आनी है। तो 3 यूनिट हिंदी की हुई हैं। अब यहाँ चौथी यूनिट जो है ये इंग्लिश की है। तो यहाँ से आएगा रीडिंग अनसीन पैसेज। तो यहाँ पर भी प्रोज पोएट्री यानी आपसे जैसे वहाँ गद्यांश और पद्यांश था, यहाँ ऐसे इसी तरीके से प्रोज और पोएट्री का यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो एक पैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा वोकैब में आपको यहाँ पर साइनो और एंटो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। विलोम शब्द और पर्यायवाची यहाँ देखने को मिलेंगे इंग्लिश के। इसके बाद जो 5वीं यूनिट है यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, प्रीफिक्स, सफिक्स यानी उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं हिंदी में उन्हें ही प्रीफिक्स सफिक्स या इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यूनिट 5 में। इसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, डिटरमिनाइज,
ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, बिल्कुल जैसा हिंदी का था उसी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आपसे उतनी ही चीज़ें यहाँ पर पूछी जानी हैं। तो ये इंग्लिश के 2 यूनिट हो गए हैं, यूनिट 5 तक। यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 में आपसे टेंस से संबंधित, जैसे तरीके से हिंदी में जो तीसरा यूनिट था उसमें वाक्य की रचना, वाक्य से संबंधित संश्लेषण विषय सारी चीज़ें वहाँ पूछी गई थी। उसी तरीके से इंग्लिश का जो 6वां यूनिट है उसमें यहाँ पर टेंस को पूछा गया है, वाक्य को, यहाँ उसके सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यानी ज़्यादा टफ यहाँ इंग्लिश को नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ लेवल की इंग्लिश आएगी ठीक ठाक। तो आप यहाँ से अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो इसको आसानी से आप कर पाएंगे। इसके अलावा काइंड ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेंटेंस पूछे जाने हैं। तो ये 6 यूनिट आपका जो है इंग्लिश का, यानी 3 यूनिट हिंदी के हो गए हैं और 3 यूनिट इंग्लिश के हो गए हैं। तो तीसरा यूनिट जो है उसमें आप देख सकते हैं 6वें यूनिट में कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स हैं। बिल्कुल जैसे हिंदी में जो तीसरा यूनिट था वाक्य से संबंधित था, वाक्य रचना, उसी प्रकार से पूरा टेंस को लेकर ये पूरा है। इसमें आपसे ना तो पेसिव वॉइस पूछे जाने हैं, ना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन यहाँ से पूछे जाने हैं। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा, ये जो यूनिट 6 से ये आपके लिए बहुत टफ रहने वाला नहीं है। अगर आप उसका लोड लोगे तो फिर ये आपके लिए ज़रूर जो है समस्या पैदा करेगा। अगर आप बिल्कुल कूल होकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो 15 नंबर है इंग्लिश का, इस 15 नंबर में से आप आराम से 10+ नंबर यहाँ पा सकते हैं, थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो तीसरा विषय है गणित, तीसरा विषय कौन सा है? गणित। तो आप गणित की यूनिट को देख लेते हैं। गणित की यूनिट जो 7 है, यूनिट 7 में क्या क्या रखा गया है? संख्या पद्धति को यहाँ पर रखा गया है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी गई हैं जो आपके सिलेबस को देखने में लेंदी बनाती हैं, लेकिन अगर वास्तविकता से आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो वो टॉपिक्स ही आपको मतलब मेन रूप से पढ़ना है और उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें लिखा हुआ है, देखिए जैसे विशेष रूप से हल करने की कोई विधि, ज्यामिति विधि से हल करिए या दूसरे तरीके से विधि से हल करिए। तो ये सारी चीज़ जैसे हाई स्कूल इंटर में लिखा होता है फलन विधि से हल करिए, तो हल वहाँ नहीं करना है, आपको तो सवाल को लगाना है। तो आप जिस तरीके से सवाल को लगा पाएंगे उस तरीके से आप लगा दीजिए, आपका उत्तर वहाँ पर आना चाहिए। तो पहला जो टॉपिक है इकाई 7 में वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादातर टॉपिक आपके पढ़े हुए होते हैं। देखिए भाज्यभाज्य संख्याएँ हैं, सम विषम संख्याएँ हैं, संख्याओं में विभाज्यता की जांच है, गुणनखंड हो गया आपका, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, LCM SCF हो गया है, भिन्न हो गया, दशमलव, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, वर्ग, घनमूल, घनमूल, घातांक और घात, अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, दशमलव में प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखने में लग रहा है आपको कि बहुत सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, लेकिन अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो सिलेबस बहुत अच्छा है, इतनी समस्या आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है जितना सिलेबस देखो यहाँ से लग रहा है आपको। दूसरा यहाँ पर देखेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात भी अच्छा टॉपिक है। सभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अनुपात समानुपात के सवाल काफ़ी यहाँ पर लगाते हैं। इसमें राशियों की तुलना, अनुपात, समानुपात, सीधा और प्रतिलोम अनुपात यहाँ पर पूछा जाएगा। इसी प्रकार से बीजगणित की बात करें तो इसमें बीजगणित में देखिए आप दिया हुआ है बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। तो एक चर वाले यहाँ पर हो जाएंगे, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। शून्यक जब आपने इसका प्रारंभिक परीक्षा दिया था तब भी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आए थे। शेषफल प्रमेय आपने जो 9-10 की गणित है इसमें आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्व समीकरण हो गई हैं, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर वगैरह जो होता है सब समीकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। अब आप कहेंगे सारी चीज़ें आप आसान बोले हैं, आसान इसलिए अगर नहीं है तो आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप शून्य पर बैठ के आप यहाँ से नहीं पहुँच सकते कि इतने दिन तक आपने कुछ नहीं किया हो और आप सोचेंगे आप 20 दिन में कोई चमत्कार कर देंगे, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। आपकी तैयारी निश्चित रूप से पहले से कुछ ना कुछ होकर रखी होगी, तभी आगे आपको सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल पाएगा। और इसमें देखेंगे बीजगणित में जो 7वीं इकाई है उसमें और चीज़ें हैं, जैसे रैखिक समीकरण हो गए हैं। इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे और इसके बाद द्विघात समीकरण,
द्विघात समीकरणों में जो मूलों की प्रकृति है उससे संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। तो आपको टॉपिक्स में देखना है कि मेन जो टॉपिक की थीम है उसको कौन से सवाल हैं, जो थीम है उस टॉपिक की मेन, उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। इकाई जो 8 है, इकाई 8 में ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति, ये आपकी ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट यहाँ पर उसको रखा गया है। तो इसमें भी अगर आप देखें, अगर गौर से देखेंगे तो इसमें देखिए सममित रेखाएं, कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों का कोण। आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी जो आपने पढ़ी ना हो। सारी चीज़ें 9वीं और 10वीं किताब के गणित से पूरी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिलेबस देख के आप बिल्कुल मत घबराइएगा, सिलेबस बहुत अच्छा है। मैथ में अभी जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ तक सिलेबस अभी आप हमें ठीक लग रहा है। तो इकाई 8 है, इकाई 8 में आपका निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद इसी में जो आगे और है, इसमें चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के सारे प्रकार, उनके जो है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के गुण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे त्रिभुज के बारे में पूरा है, वृत्त है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ज्योमेट्री में होते हैं, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, उन सभी के बारे में, कोण, ये चारों चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं आपसे। तो उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होगी, और नहीं अगर आपको है तो आप 9th की और 10th की मैथ उठा लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, पूरी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर 8वीं की गणित पढ़ सकते हैं, 7-8 की, तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, कुछ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए इकाई 9 देखिए आप, तो इकाई 9 में आपका क्षेत्रमिति से संबंधित सारे प्रश्न हैं। क्षेत्रमिति में परिमाप और क्षेत्रफल, हीरोइन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र द्वारा, अब इस तरीके के सवाल रहेंगे। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन के सूत्र का अनुप्रयोग। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार से पूरा सिलेबस दे दिया गया है, जैसे 9वीं 10वीं के किताबों में दिया रहता है। बाकी आपने अगर पहले से लगा रखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी। तो इकाई 9 जो हो गई है उसमें क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सारी चीज़ें हो जाएंगी, और इसमें घनाभ भी इसमें जोड़ दिया गया है, आयतन के सवाल भी इसमें रहेंगे। और दो चीज़ें मिलाकर जो बना दी जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक बेलन है, बेलन के ऊपर शंकु आकर कोई चीज़ रख के इस तरीके से आकृति बना दी जाती है, इसका भी आयतन कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे यहाँ पर, संयोजन से संबंधित सवाल जो हैं वो भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको 9 और 10 के गणित में आराम से मिल जाएगी। 10 से ऊपर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ 8, 9, 10 का आप गणित देख लीजिए एक बार, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे इकाई 10 में सांख्यिकी दी हुई है और प्रायिकता दी हुई है, सांख्यिकी और प्रायिकता दी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता से संबंधित जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा त्रिकोणमिति दिया हुआ है, त्रिकोणमिति में आपको त्रिकोणमिति अनुपात, देखिए त्रिकोण, इसको आगे करके देखते हैं यहाँ से। त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री तक पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये इस तरीके से, जैसे हम साइन पढ़ते हैं साइन 90 - थीटा, इस तरीके के जो पूरक कोण होते हैं उन से संबंधित जो सर्वसमकाएँ होती हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो सर्वसमकाएँ देखिए, साइन कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस तरीके की जो 3 जो सर्वसमकाएँ हैं इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कट सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, यहाँ से पढ़ने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आपको सिलेबस में बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सिलेबस को बोझ समझकर पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत समस्या होने वाली है। और अगर आप सिलेबस को कूल होकर, थोड़ा दूर होकर सिलेबस समझेंगे कि आखिर सिलेबस में दिया क्या है, तो बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि आपको 60 से 70% सिलेबस ऐसा है जो आप पहले से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कोई भी आप कर रहे होंगे, तो आपका ये सारी चीज़ें टच में निश्चित रूप से होंगी, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर अलग से ज़रूर पढ़नी होंगी, जो साइंस वगैरह में है वहाँ पर थोड़ी मेहनत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। तो ये हो गया है गणित का सेक्शन। गणित के बाद जैसे मैंने कहा था विज्ञान, तो विज्ञान में इन लोगों ने पहले विज्ञान नहीं आता था, जैसे पहले पर्यावरण पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर विज्ञान पूछा जाएगा, वो भी 30 नंबर का। और विज्ञान की यहाँ पर 4-5 यूनिट रखी गई हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे यूनिट 11 है, तो इसमें आप देखेंगे कि जैव वर्गीकरण, पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत वर्गीकरण, सबका क्लासिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, संरचना एवं कार्य,
एक लाइन में ही मनुष्य से संबंधित सारी चीज़ें जो हैं वो पूछ ली हैं। पाचन श्वसन संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर। मनुष्य में पेशीय समन्वय एवं नियंत्रण, मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स व उनके कार्य, कोशिका और ये सारी चीज़ें यहाँ पर। जैविक अणु, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए टॉपिक वाइज। अब जब भी साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी होती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ एक एक पॉइंट करके लिख दिया गया है। तो अगर आप एक एक पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें कैसे पढ़ेंगे। जबकि जब आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी आप साइंस पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान, तो उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग रहेंगी जो आपको पढ़नी हैं, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ते ही हैं कंपटीशन में। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात आपको नहीं है। इसी प्रकार से यूनिट 12 देखेंगे। ये सारा बॉटनी से संबंधित है। यूनिट 12 जो है आपका वनस्पति विज्ञान से लगभग पूरा संबंधित है। देखिए इसमें पुष्पीय पौधों की आकार की, पुष्पीय पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, ये सारी चीज़ें, जड़, तना, पत्ती के रूपांतरण, पुष्पीय पौधों की शारीरिकी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के ऊतक। इसी प्रकार से देखिए पूरा बॉटनी यहाँ पर रखा गया है। यूनिट 12 जो है पूरा वनस्पति विज्ञान से संबंधित पूरा रखा गया है। तो इसको भी आपको देख लेना है। इससे संबंधित कोई ना कोई किताब अभी, लेकिन अभी आपके पास समय उतना नहीं है कि आप अलग से कोई पूरी बुक पढ़ पाएँ। तो आपको जो है कोई बुक ले लेनी है, जो भी आपको सामान्य विज्ञान की बुक ऐसी लगे जिसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं, ज़्यादा हल्का भी ना दिया हो, ठीक ठाक नॉलेज आपको मिल जाए, ऐसी बुक आप ले लीजिएगा जो आप 30 दिन में यहाँ से अपनी कंप्लीट कर सकें। साइंस क्योंकि 30 नंबर की आनी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए जो टॉपिक्स है, यूनिट 13 जो है, इसमें रसायन आपसे पूछा जाएगा। तो रसायन में परमाणु संरचना, देखिए रसायन का पूरा दिया हुआ है। आवेशित कण, थॉमसन रदरफोर्ड के परमाणु का मॉडल, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारक, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से केमिस्ट्री की देख लेनी है। केमिस्ट्री में थोड़ा कम दिया हुआ है, बॉटनी के टॉपिक ज़्यादा हैं और बायोलॉजी के भी यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक रखे गए हैं। यहाँ केमिस्ट्री का ये कोई यूनिट दिया हुआ है 14 है। इसमें हाइड्रोकार्बन से संबंधित पूरी चीज़ें, पूरा हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक रखा गया है। 14 जो यूनिट है पूरा हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे 15 यूनिट जो है वह भौतिकी की है और 16 यूनिट भी यहाँ भौतिकी की है। 2 यूनिट यहाँ पर फिजिक्स की रखी गई हैं, 2 केमिस्ट्री की यूनिट हैं, 2 फिजिक्स की हैं। तो पहली जो यूनिट है इसमें बल, यांत्रिकी, ऊष्मा, मात्रक पद्धति, मूल, व्युत्पन्न मात्रक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, एक एक चीज़ों को देखिए आप अलग अलग रख दिया है, इसलिए आपको बहुत लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा टॉपिक है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 8, 9, 10 का यहाँ से विज्ञान पढ़ लेते हैं, 8, 9, 10 की गणित पढ़ लेते हैं, तो आपके तो ज़्यादातर गणित और विज्ञान है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। आपको 8, 9, 10 की यहाँ से गणित और विज्ञान देख लेनी है, तो इससे आपकी फटाफट देख लेनी, पूरा एक एक पार्ट नहीं पढ़ना है, एक एक चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको फटाफट अपनी नज़र में देखना है। जो आपको नहीं आता है सिर्फ उतना अंडरलाइन करना है, नोट करना है। एक एक सवाल को यहाँ नहीं लगाना है या एक एक लाइन को यहाँ से नहीं पढ़ना है, उतना टाइम भी नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 16 जो टॉपिक है, 16वीं यूनिट जो है, 16 जो यूनिट है इसमें भौतिकी से ही संबंधित है, फिजिक्स का ही है। इसमें विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ध्वनि, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसमें कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके गुण, विद्युत धारा, चालक, कुचालक, ओम का नियम, चालक का प्रतिरोध, दंड चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये सारी, ये थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स है। ये सारी चीज़ें मॉडर्न जो हिस्ट्री है, आधुनिक भौतिकी, उसको रखा गया है 16 यूनिट में। जैसे लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, ध्वनि तरंगें, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी को भी आपको देखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो ये 11वीं 12वीं में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। 10वीं में भी अगर आपको ये देख लीजिएगा, जिस बुक में मिल जाए उसको हल्का हल्का आपको पढ़ लेना है। तो ये हो जाएगी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हो जाएगी यहाँ पे यूनिट 16 में। इसके बाद बात करेंगे लास्ट जो 4 यूनिट हैं उनके बारे में देख लेते हैं 16 के बाद। तो ये सारे सामाजिक विज्ञान के रहने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान यानी जीएस, आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं पहले से किसी न किसी बुक से आप जीएस को पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट की जो 3 यूनिट हैं वो आपको यहाँ पर जीएस की देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जीएस की इकाई 17 में देखिए सामाजिक विज्ञान में भारत, आकार, स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य, ये भूगोल का पूरा टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें भारत की
जो आकृति स्थिति के बारे में है। तो आप ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर भूगोल के हैं, आप देख सकते हैं। अपवाह तंत्र, भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसी तरीके से भारत की जलवायु, जलवायु नियंत्रण, ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। सौरमंडल, सूर्य, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप देखेंगे। पूरा 17 यूनिट जो है पूरा का पूरा भारत का जो भूगोल है उससे पूरा का पूरा यहाँ पर भरा हुआ है। यानी यूनिट जो 17 है वो यूनिट 17 है भारत का भूगोल। क्या है? भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल आप जो भी बुक पढ़ते हैं आप उससे आप उसको देख लीजिएगा, भारत का भूगोल पूरा इससे कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है यूनिट 18, और यूनिट 18 जो है इसमें हिस्ट्री आपसे पूछी गई है। तो पहला 17 यूनिट है वो हो गया है भूगोल, और 18वां जो यूनिट है वह इतिहास हो गया है। पूरा इतिहास से संबंधित हमें दिया हुआ है। इतिहास से आशय प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, और विदेशी यात्री जो आए थे उनसे संबंधित, पाषाण काल से संबंधित, संस्कृति संबंधित, ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। तो और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक विचारकों के बारे में दिया गया है। प्राचीन भारतीय राजवंश जिसमें हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, इन सभी के बारे में, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत वंश, दिल्ली सल्तनत के बारे में, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, ये सारे टॉपिक्स हो गए। तो पूरा हिस्ट्री यहाँ पर पूछ लिया गया आपके। मॉडर्न भी है, मध्यकालीन भारत भी है, आधुनिक भारत भी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हैं। लेकिन आपको यहाँ बहुत ज़्यादा डीप जाके आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य एक जो ज्ञान स्तर होता है, चाहे वो आप कोई भी जो बुक आप डेली में पढ़ते हैं जीएस की, जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है, उसी से पहले आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप दूसरी बुक्स को उठाइएगा। अगर आपने नई बुक उठा ली तो आप एक बार पढ़ पाएंगे लेकिन उसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करें 19 यूनिट की, तो देखिए आप 17 हो गया था भूगोल, 18 यूनिट इतिहास, और ये 19 जो यूनिट है ये हो गया है आपका पॉलिटी। तो 19 जो यूनिट है उसमें आपसे पॉलिटी से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इसमें राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, इसी प्रकार से राज्य की अवधारणा, मूल राजनीतिक अवधारणाएँ, लोकतंत्र और विविधता, भारत का संविधान, ये सारी चीज़ें आप पूरा यूनिट जो 19 है पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। किससे? आपका पॉलिटी का, यानी संविधान से संबंधित पूरी चीज़ें इसमें हैं। इसमें 73-74 बार संविधान संशोधन भी आपसे पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। ठीक है। प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो याद करने वाले नहीं हैं, जो आपकी समझ पर, आपकी एप्टीट्यूड टाइप के कुछ प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत में निर्वाचन आयोग का गठन, तो ये सारी चीज़ें जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी जो आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये, फिर भी यहाँ अलग से लिख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ देख के आपको लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत विस्तार से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेहनत करिएगा, आपका मेहनत निश्चित रूप से इसमें रंग लाएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख संगठन के बारे में बताया गया है, जिसमें सार्क है, दक्षिण है, एशियाई आसियान है, संघाई है, संयोग संगठन G20 है, और G8 है। ज़्यादातर जो संगठन है वह दक्षिण एशियाई से संबंधित जो है संगठन हैं, जिसमें भारत इन्वॉल्व है किसी न किसी रूप में, तो वो सारे संगठन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है 20वां, वह रखा गया है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित आपका 20वां यूनिट है। उसको भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो उसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा और उसका महत्व पूछा जाएगा, इसकी उपयोगिता, अर्थ, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, ये सारी चीज़ें, उत्पादन, लागत, मांग, पूर्ति, लागत एवं आगम, अर्थ प्रकार, केंद्रीय प्रकृति की माप, अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए इनसे सबसे ज़्यादा जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र से, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जो प्रश्न बनते हैं वो इनमें से ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस क्योंकि पूरा बदल दिया गया है, तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे NTPC की, आप किसी भी चीज़ की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आप यकीन मान कर चलिएगा कि आपको यहाँ से हिंदी के 15 नंबर और जो सोशल साइंस के 20 नंबर हैं, इसके अलावा 20 नंबर जो गणित के हैं,
यानी आपका जो 50% जो पोर्शन है लगभग आप हर तरीके से इसमें आप शामिल हैं। 50% से लेकर 60% तक सिलेबस जो है आपने निश्चित रूप से इसका पढ़ा होगा अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी रही बात चेंज की, तो चेंज सभी के लिए हुआ है, इसमें डिप्रेशन पर जाने की या कोई दुख मनाने की, शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है। अब समय और जो चुनौती है वो आपके सामने है। आप जो समय है आपका 40-50 दिन का, चाहें तो आप उसमें शोक मना सकते हैं, बैठ के रोते रहिए 40-50 दिन तक, दीवार में सर मारते रहिएगा कि सिलेबस बदल गया है हम क्या करें, और या चाहें तो 40 से 50 दिन में आप बेहतर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। दोनों चीज़ें आपके लिए, आपके सामने से ही कोई सिलेक्शन लेके जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपको सिलेक्शन लेना है या आपको 40 से 50 दिन बैठकर यहाँ पर शोक मनाना है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी सिलेबस पूरा मैंने बता दिया है, टॉपिक वाइज बता दिया है। आप सिलेबस को देखिएगा, जितनी बार देखेंगे सिलेबस उतना आपको जाना पहचाना लगेगा, अच्छा लगेगा, सरल लगेगा। और जितना आप उसको एक बार देख कर रख देंगे कि सिलेबस बहुत लेंदी है, तो उतना लेंदी हो जाएगा कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारी सलाह है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। टाइम बिल्कुल ही बर्बाद करने के लिए है नहीं, अब समय पहले से ही कम है। तो आप कोई भी लापरवाही आपके यहाँ पर जो है बर्दाश्त यहाँ नहीं होगी। पेपर के हिसाब से आपको लगातार मेहनत यहाँ से करनी होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी पहुँचे, और यही मेरा उद्देश्य है। वीडियो बनाने का भी मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन तक सही जानकारी पहुँच सकें, किसी प्रकार का गुमराह ना हो। कोई भी कोर्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप आंख बंद करके किसी का भी कोर्स मत खरीदिएगा, कहीं भी ज्वाइन मत करिएगा। आप अपने हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को देखिएगा और उसी हिसाब से अपना रणनीति आगे का बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, कुछ सुझाव के साथ, और मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आपकी रणनीति बनाने में कुछ मदद करूं। तो एक वीडियो में ऐसा लेकर आऊँगा जो आपको बताऊं, आप समझ सकें कि आप किस तरीके से 40-50 दिन में आप तैयारी करें, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी सब आपके हाथ में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। बने रहिएगा, और ये सारी चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा। और ये सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, जय माता दी।